हमारे ऋग्वेदा में गोल्ड का मेंशन है, समथिंग विच हैज शाइन, समथिंग विच हैज ब्रिलियंस एंड समथिंग विच हैज रिलायबिलिटी. सिमिलर फिलॉसफी हैज बीन देयर इवन इन चाइना. रिटेलर क्या मतलब ETF बाय करना बेटर है या वर्सेस फिजिकल गोल्ड? या जो बड़ा जो प्लेयर है 25 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ वालों के लिए ETF अच्छा है. सेंट्रल बैंक्स ऑन एन एवरेज 1000 टन का बाइंग कर रहे थे. सडनली सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया क्योंकि सबको अपना असेट करना था. ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ, ग्लोबल लेवल पे 71% जो है करीब असेट डॉलर डिनोमिनेटेड होते थे. आज जो है वो घट के करीब जो है 56% हो गया है. मगर 2022 में एक रेड लाइन क्रॉस हुई है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो था, आपने जो है रशिया के फॉरेन करेंसी असेट्स जो है फ्रीज कर दिए. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुमित भटनागर जी फ्रॉम LIC म्यूचुअल फंड. ही हैज ओवर 25 years of experience in the market. He has worked with organizations like SEBI, India Bulls Mutual Fund and IDBI Bank. Welcome to the podcast, sir. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. We are glad. We'll start with the first question कि हमने काफ़ी क्रैश देखा है रिसेंटली सिल्वर एंड गोल्ड में. तो व्हाट इज़ द इन्वेस्टर सेंटिमेंट राइट नाउ, और आने वाले टाइम में लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर को? देखिए, अभी जो लास्ट वीक जो फॉल हुआ है गोल्ड और सिल्वर में, एक्चुअली जब कोई भी कमोडिटी में वर्टिकल राइज होता है तो एक पॉइंट के बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग आती ही है. तो हमने जो है वो प्रॉफिट बुकिंग ही देखी है इन कमोडिटीज़ में होते हुए. और उसका इमीडिएट ट्रिगर्स जो है वर 2-3 पॉजिटिव न्यूज़. वन वाज कि व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की को मीटिंग के लिए बुलाया है मॉस्को में. सो दैट सजेस्टेड दैट वन ऑफ द बिग वॉर्स दैट हैव बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 4 years इज कमिंग टू एन एंड. देन आपका US फेड प्रेसिडेंट को लेके, जो फेड गवर्नर को लेके जो अनसर्टेनिटी था, जो केविन वॉल्श का जो अपॉइंटमेंट है, वो जो है एक और बड़ा ट्रिगर था. पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जो है एकदम डविश आदमी को प्रेसिडेंट बना देंगे डोनाल्ड ट्रम्प, ताकि जो 2-3% सीधा रेट काट दे. तो ये बंदा जो है अर्लियर यूज टू बी इन्फ्लेशन हॉक, बट अब थोड़ा सा और बैलेंस्ड व्यूज़ हैं. तो बट लोगों के लिए ये है कि ही इज़ अ वेलकम रिस्पाइट फ्रॉम द उबर डव दैट दे वर एक्सपेक्टिंग. सो इन 2-3 चीज़ों की वजह से जो है लोगों ने अपना पोजीशंस जो है स्क्वायर ऑफ किया है, और उसी की वजह से आपको जो है मार्केट में ये करेक्शन, ये स्टीप करेक्शन दिखा है मार्केट में. ओके. तो जैसे मतलब अभी बहुत ही ज़्यादा पैनिक है रिटेलर्स में जिनके पास गोल्ड या सिल्वर था, इवन फिजिकल या फिर ETF भी. तो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 या 10 साल आने वाले टाइम में शुड दे वरी अबाउट इट, और लाइक अभी उन्हें कैसे, मतलब क्या करना चाहिए अपनी पोजीशंस के साथ? देखिए, इतना जो है बड़ा जब रैली आया है गोल्ड में, ऑलमोस्ट कितना 70-80% रिटर्न आया है लास्ट 1 साल में. सिल्वर में जो है 150% से ज़्यादा रिटर्न है. तो ऐसे रिटर्न आपको जो है आगे नहीं मिलेंगे 1 साल में. इनफैक्ट आप कैगर रिटर्न अगर देखें गोल्ड सिल्वर का, तो हार्डली जो है सिंगल डिजिट में होगा ओवर 10 या 20 ईयर्स पीरियड. तो गोल्ड का, सिल्वर का भविष्य मीडियम टर्म के लिए डेफिनेटली अच्छा है. बट ये है कि नियर टर्म में देयर कैन बी बाउट्स ऑफ वॉलेटिलिटी, बिकॉज बहुत चला है और बहुत सारा जो है अहेड ऑफ फंडामेंटल्स भी रन अहेड हो गया है. गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर. गोल्ड स्टिल अभी भी फिर भी रीजनेबल है. सिल्वर तो बहुत ज़्यादा जो है अभी जो है भागा हुआ है. तो इसलिए थोड़ा सा जो है करेक्शंस, शार्प करेक्शंस जो आप देख रहे हैं कि 10% 15% के जो है इंट्राडे आ रहे हैं, वो आपको जो है दिखेंगे आते हुए. इस लेवल पे आएगा, इतना बड़ा मूव आया तो ये वॉलेटिलिटी रहेगा मार्केट में. पॉडकास्ट से पहले आप कुछ रिटर्न्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्या आप यूज़र्स को बताना चाहोगे कि जैसे आप बोल रहे थे कि पिछले कुछ 10 सालों में यूजुअली गोल्ड और सिल्वर ने अंडर परफॉर्म ही किया है, बट पिछले 2 सालों में आई थिंक इतना ज़्यादा रिटर्न्स दिया है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? और देखिए, गोल्ड और सिल्वर जो है, जैसा बात हुआ कि अपना जो है लास्ट 10 साल में अगर अपन लास्ट 1 साल का रिटर्न हटा दें गोल्ड और सिल्वर का, तो गोल्ड का रिटर्न वुड बी लो टीन्स टाइप ऑफ अ नंबर या डबल डिजिट टाइप ऑफ अ नंबर, 10-11% टाइप का कैगर नंबर होगा. सिल्वर का हाई सिंगल डिजिट कैगर नंबर होगा if you remove last 1 year's returns. while equity का 14-15% रिटर्न रहा है NSE 500 का. तो इक्विटी को उन्हें अंडर परफॉर्म किया, बट गोल्ड में लास्ट 3-4 साल में बहुत तेजी आई. उसका कारण क्या था? देखिए, एक तो यूएस के फंडामेंटल्स तो काफ़ी समय से डिटीरियोरेट हो रहे हैं, मगर 2022 में एक रेड लाइन क्रॉस हुई है. और वो रेड लाइन क्रॉस क्या हुई थी कि रशिया यूक्रेन वॉर जो था, उसमें आपने जो है रशिया के फॉरेन करेंसी असेट्स जो है फ्रीज कर दिए. करेंसी होता क्या है? करेंसी एक पीस ऑफ पेपर होता है, बट इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रस्ट की ये जो ये नोट का वैल्यू है मुझे वापस मिलेगा.
आप जब जो है वो करेंसी के एसेट को फ्रीज कर रहे हो कि दूसरे को पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो ट्रस्ट ब्रीच हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा कि ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंक्स जो है, गवर्नमेंट्स भी एकदम जो है जाग गई कि अरे यार दिस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर अस आल्सो, क्योंकि यू नेवर नो, यू कैन बी ऑन रॉन्ग साइड ऑफ यूएस, हु नोस। इसीलिए जो है ऑल्टरनेटिव जो है बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग पेमेंट सिस्टम भी सब लोगों ने डेवलप करना चालू कर दिए। और इवन जो है सेंट्रल बैंक ने भी अपने एसेट डाइवर्सिफिकेशन चालू कर दिया तेज़ी से। 2022 से अगर आप देखो तो सेंट्रल बैंक्स ऑन एन एवरेज 1000 टन का बाइंग कर रहे थे 4 साल कंटिन्यू। उससे पहले जो है, उससे पहले का 10 साल में हार्डली जो है साल का जो है 300-400 टन का बाइंग होता था। सडनली सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया क्योंकि सबको अपना असेट डाइवर्सिफाई करना था। और वो अब नंबर्स में भी दिखता है। जो सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं उसमें जो है पहले जो है 71%, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ ग्लोबल लेवल पे, 71% जो है करीब असेट डॉलर डिनोमिनेटेड होते थे। आज जो है वो घट के करीब जो है 56% हो गया है। ऑब्वियसली 15-20 साल का पीरियड लगा है उसमें, बट जो पोस्ट 2022 उसमें काफ़ी तेज़ी आ गई है। तो उसकी वजह से जो आपको जो गोल्ड और सिल्वर में एकदम, और मोर सो गोल्ड में, सिल्वर में तो लास्ट ईयर में ही पूरा तेज़ी आया है। आपको जो गोल्ड में स्ट्रेंथ दिखना चालू हो गई कि जो है सडनली जो है आपका सेंट्रल बैंक्स का बाइंग चालू हो गया। और होता कैसे, सेंट्रल बैंक क्या करता है, बाय करके सीधा वॉल्ट में रख देता है गोल्ड। तो उसका फिजिकल मूवमेंट जो है, जो एक्चुअल डिमांड सप्लाई इक्वेशन से आप जो है हर साल 1000 टन का जो है गोल्ड हटा रहे हो। तो गोल्ड का टोटल 5000 टन का जो एनुअल डिमांड होता है ऑन एन एवरेज, उसमें आप 1000 टन का अगर हटा रहे हो तो सडनली देयर इज अ शॉर्टेज, राइट। तो वो जो है वो चीज़ जो है प्राइजेस में रिफ्लेक्ट होना चालू हो गई। सर जैसे मतलब इंडियन जो हाउस होल्ड है उनके पास अराउंड 35,000 टन का गोल्ड है, तो क्या गोल्ड की रैली में इसका भी हाथ है? मतलब क्योंकि रिटेल काफ़ी बाय करता है इंडिया में गोल्ड इन जनरल भी। नहीं देखिए, ये जो है ना इस रैली में उनका हाथ नहीं है, मगर अपने को इसको इस तरह से देखना है कि जो 35,000 टन है, हमारी जो घर की लेडीज़ हैं वो एक्चुअली एटलीस्ट लास्ट 3-4 साल से हैव बीन द बेस्ट फंड मैनेजर्स। बेस्ट रिटर्न एसेट क्लास ने उन्होंने दिया है। आप इसको इस तरह से देखें कि 35,000 टन गोल्ड का मतलब क्या होता है। इन आज की भाव पे 4,600 का अगर अपन गोल्ड का भाव माने तो वुड बी समवेयर अराउंड 4.3-4.4 ट्रिलियन डॉलर, जो कि इंडियन जीडीपी के बराबर है। तो भले ही ये गोल्ड जो है मार्केट में नहीं बेचने, हम बेचने नहीं जाते हैं गोल्ड, मगर वेल्थ इफेक्ट इसका कितना क्रिएट हो रहा है वो एक बहुत बड़ा चीज़ है, जो कि जिसका कि पॉजिटिव प्रभाव ऑफकोर्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट आपको कंजम्पशन में आगे जाके दिखेगा। तो गोल्ड का आपको जो आपका देश का तो सिक्योरिटी के लिए हेल्प करता ही है, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, बट इसका जो है कंजम्पशन पे भी आपको थोड़ा सा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी आपको थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। कंपेयर टू यूएस हाउस होल्ड, इंडिया का गोल्ड कितना ज़्यादा होगा? मतलब यूएस में आई थिंक लोग गोल्ड रखते नहीं अपने घरों में। सो देखिए, ये एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं है, बट हाँ ये कि सिर्फ इंडिया और चाइना ही जो है लोग जो है गोल्ड को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह ट्रीट करते आए हैं। हमारे यहाँ जो है सिंस वैदिक एजेस गोल्ड हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इनफैक्ट हमारे ऋग्वेदा में गोल्ड का मेंशन है एज हिरण्याक्ष, हिरण्या। It is known as Hiranya, something which has shine, something which has brilliance and something which has reliability. तो हम लोग उस समय से गोल्ड को वैल्यू करते आए हैं। सिमिलर फिलॉसफी हैज़ बीन देयर इवन इन चाइना। सो हम लोग उस समय से जो है गोल्ड को जो है स्टोर करते आए हैं एज अ वैल्यू। तो हमारे यहाँ गोल्ड जब बहुत फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है तभी हम जो है बेचते आए हैं। तो हमारे यहाँ दोनों कंट्रीज़ में, इंडिया चाइना में भी, थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जहाँ पे कि इंडिया और चाइना का इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर जो आपको गोल्ड का एज एन इन्वेस्टमेंट या एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू दिखेगा। यूएस यूरोप वगैरह में तो ये अब चालू हुआ है। इनफैक्ट लास्ट 1-2 साल में वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने इसे एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल की तरह ट्रीट करना चालू किया है। इंटरेस्टिंगली गोल्ड में ग्लोबल लेवल पे लास्ट 1 साल में सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है से करीब 800 टन गोल्ड जो है कॉर्नर हो गया था मार्केट में। आप इसको इस तरह से देखिए कि जो है सेंट्रल बैंक ने जो है 1000 टन गोल्ड कॉर्नर कर दिया। कॉर्नर क्या, उन लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया, इन्वेस्टमेंट डिमांड 800 करोड़ और आ गई। तो सडनली जो है एक और पॉजिटिव ट्रिगर क्रिएट हो गया गोल्ड के लिए। फॉर अ रिटेलर क्या मतलब ETF बाय करना बेटर है या वर्सेस फिजिकल गोल्ड? एनी डे आपका जो है ETF बाय करना या ETF या गोल्ड का एफओएफ में पार्टिसिपेट करना बेटर है। सिंपल सा है। सबसे पहला आपको फिजिकल गोल्ड में जो आपको यही पता नहीं है कि क्वालिटी क्या रहेगी,
राइट। दूसरा फिर आपको उसको स्टोर करने का टेंशन, उसके लिए आपको लॉकर वॉकर लेना पड़ेगा, उसके चार्जेस अलग देने पड़ेंगे। इसकी बजाय आप फिजिकल गोल्ड जो है 10 रुपए से लेके अगर आप जो है ETF में या FOF में डालते हो तो जो है मिनिमम 100 रुपए से लेके या जो भी जो यूनिट का प्राइस है ETF का एक्सचेंज पे, उतना इन्वेस्ट करना है आपको। डेली बेसिस पे भी आप कर सकते हो, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो, और आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहेगा। जब आपको बेचना है, आपको प्रिवेलिंग जो मार्केट प्राइस होगी, सपोज आपने जो है इवन आपको सपोज अपने बच्चों की शादी के लिए आपको खरीदना है गोल्ड, और आप जो है हर महीने 1 ग्राम गोल्ड खरीदते हो, हाइपोथेटिकल, 10 साल बाद आपको जो है जो उस समय का जो प्रिवेलिंग प्राइस का गोल्ड है का है, आपको रेट मिल जाएगा। और ये सारा जो है इंडस्ट्री जो 99.5% प्योरिटी वाला जो है गोल्ड पे इन्वेस्ट करती है। वो आपको पैसा मिल जाएगा, वो आप पैसा लो, ज्वेलर से जाके जो ज्वेलरी खरीद लो। काहे को आपको जो है फिजिकल गोल्ड लेने के झंझट में पड़ना है? रिलायबिलिटी भी नहीं है क्वालिटी की, आपका जो है स्टोरेज का भी इशू है, चोरी का भी खतरा है, काहे को। तो यूजुअली गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन कितना होना चाहिए आइडियल पोर्टफोलियो में? अब देखिए ये जो है ना इंडिविजुअल रिस्क एपिटाइट के हिसाब से देखना चाहिए। एंड एक सर्टन एलोकेशन, मिनिमम एलोकेशन तो गोल्ड का डेफिनेटली होना चाहिए, बट कितना, 10%, 20%, वो जो है शुड बी डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, कि वो आपका जो है फिजिकल फाइनेंशियल पोजीशन देख के आपको जो गाइड कर सकता है कि आपको कितना गोल्ड में डालना है, कितना नहीं डालना है। क्योंकि ओवरऑल एसेट एलोकेशन इज साइंटिफिक, इट कैन नॉट बी अ रूल ऑफ थंब। But definitely, given the environment that we are in, and given low correlation of gold and silver with other asset classes, there should be some, at least some allocation to gold. Indians के पास ऑलरेडी ज्वेलरी के फॉर्म में होता है, बट इन्वेस्टमेंट फॉर्म में भी जो है गोल्ड का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और उसमें देखिए आजकल जो है MF इंडस्ट्री ने एक आप लोगों का ही जो है लाइफ आसान करने के लिए एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स करके कैटेगरी भी बना दिया है, जो कि जिसमें कि जो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिशन पे, अपना स्किल पे जो है गोल्ड कितना रखना है, 10%, 20%, 25%, सिल्वर कितना रखना है, 5%, 10%, 25%, वो फंड मैनेजर का जो है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, फंड मैनेजर के स्किल सेट की वजह पे और फंड मैनेजर का जो है व्यू के हिसाब से अपना डायनेमिकली मैनेज कर सकता है। तो अगर आपको वो अगर आपको खुद वो एसेट एलोकेशन का कॉल नहीं लेना है, तो आप सिंपली जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में भी पैसा डाल सकते हैं, एंड सारा आप इन सब चीज़ों से जो है मुक्त हो सकते हो। क्योंकि अभी ना जैसे अपन इतनी रैली देखी गोल्ड एंड सिल्वर में, तो बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना एलोकेशन बढ़ा दिया होगा दोनों ही एसेट्स में, क्योंकि उनको लगा होगा कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं कंपेयर टू इक्विटी, जहाँ पे 1.5 साल में ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न्स हैं निफ्टी 50 के। तो दैट मस्ट हैव हैपेंड कि बहुत लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर में लगाया होगा, और अब फिर उन्होंने क्रैश देखा तो दे रियलाइज्ड कि ओके, तो एक परफेक्ट में थोड़ा हेज करना तो ज़रूरी है दोनों चीज़ों को। देखिए हमारे यहाँ जो है ना, इंग्लिश में उसे फोमो बोलते हैं और हिंदी में उसे भेड़ चाल बोलते हैं। वो बहुत होता है, हर एसेट क्लास में होता है। इक्विटी में पहले हमने देखा, अभी गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं। तो हमें अगर हम कोई जो है ना कोई रिटर्न, कोई एसेट क्लास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न अगर दे देती है ना, तो थोड़ा सा उस पर कॉशियस होने का ज़रूरत होता है, रादर देन जस्ट जंपिंग इन द वैगन। और अगर कर भी रहे हो आप, तो फिर आपका एक टारगेट होना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत बना के आप जो है बहुत ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए इस तरह के वाइल्ड मूवमेंट्स में। हाँ, अगर आप जो पेशेंट इन्वेस्टर हो, अगर आपको लग रहा है कि जैसे गोल्ड में जो है कि अगला जो है 5 साल आप रहने को तैयार हो, तो आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट दूसरे एसेट क्लासेस, बट यू हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी तगड़ी रैली आ चुकी है। तो विपसॉज आएंगे जो हम लास्ट 3-4 दिन में देख भी रहे हैं। तो उसके हिसाब से अपना जो है पोजीशन साइजिंग अपना जो है पे ध्यान दीजिए, और पीरियोडिक प्रॉफिट बुकिंग करिए। अभी जो रिसेंटली इंडिया US की ट्रेड डील हुई है उसका, और साथ में भी जो यूरोप FTA भी हुआ है, इन दोनों का कोई इफेक्ट है गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस पे या फिर नहीं? देखिए इनका जैसे गोल्ड और सिल्वर जो है ना आर ग्लोबली ड्रिवन, ये जो है इंडिया को जो है हेल्प कर रहे हैं। इंडिया EU FTA और जो इंडिया US ट्रेड डील जो है, दे आर benefiting India. Gold and silver are global commodities. They are being influenced by not only global demand supply dynamics, but साथ ही साथ जो है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उनसे भी ड्रिवन होता है। ग्लोबल इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट भी उससे भी ड्रिवन होता है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रियल इंटरेस्ट रेट, मतलब जो आपका नॉमिनल प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो वो जब जो है अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो
गोल्ड जो है उसको रिएक्ट करता है, वो भी प्राइमरीली यूएस मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में। तो ये 2-3 ड्राइवर्स होते हैं गोल्ड के, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, फिजिकल सिचुएशंस हो, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम हो, या फिर जो है इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट का टाइम हो। तो ये तो जो इंडिया ईयू ट्रेड डील है या इंडिया यूएस ट्रेड डील है, ये हमारे इक्विटी मार्केट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सर जैसे हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में सिल्वर और गोल्ड दोनों ही एसेट्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो कितना इनफ्लो देखा गया है दोनों में, और अभी क्योंकि जैसे हमने क्रैश देखा तो कुछ आउटफ्लो है कंपेरेटिवली? देखिए, लास्ट 1 साल में, लास्ट कैलेंडर ईयर का अगर अपन बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में मोटा मोटी नेट इनफ्लो करीब 40,000 करोड़ का है, और उसमें भी जो है आधा जो इनफ्लो जो है दैट इज़ 18-20,000 करोड़, वो लास्ट क्वार्टर में ही आया है। और सिल्वर का बात करें तो सिमिलर ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन सिल्वर। नंबर्स मेरे पास सिल्वर ईटीएफ के नहीं है, बट ये कि सिल्वर में भी जो ज़्यादा जो पैसा आया है, जो भी जो मीनिंगफुल इनफ्लो आया है, वो ज़्यादातर लास्ट क्वार्टर में आया है। वी हैव सीन लॉट ऑफ इनफ्लोज इन गोल्ड ईटीएफ्स एंड सिल्वर ईटीएफ्स लास्ट ईयर। आउटफ्लोज का अगर बात करें तो देखिए, छोटा मोटा आउटफ्लोज आया है, ये छोटा मोटा जो है कोई लास्ट 4-5 दिन में जो अक्रॉस इंडस्ट्री जो है छोटा मोटा, और वो लाजमी भी है कि आएगा, क्योंकि जब 70% रिटर्न बन रहे हैं और 100% रिटर्न बन रहे हैं और ग्लोबली प्राइसेस टूटता दिख रहा है, तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। क्योंकि बहुत बड़ा रिडम्पशंस जो है, एटलीस्ट आई हैव नॉट हर्ड कि इनमें कुछ आया हो बड़ा रिडम्पशंस। और मान लीजिए कोई रिटेलर है जिसने 4 लाख पे सिल्वर ईटीएफ बाय किया है या फिर बहुत ही ऊंचे भाव पे लिया है, तो व्हाट कैन बी वन एडवाइस फॉर हिम कि शुड ही एवरेज डाउन, या फिर उसमें एसआईपी करना चाहिए, या फिर? देखिए, अब इतने ऊंचे भाव पे अगर कोई एकदम टॉप पे अगर आया है तो उसको यही बोल सकते हैं कि अभी जो है थोड़ा बहुत छोटा मोटा नीचे के लेवल पे थोड़ा बहुत एवरेज करिए और निकलने का कोशिश करिए। क्योंकि $100-120 से स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जब होती है तो ये भी हो सकता है कि अगला 2 महीने में ये वापस $150-200 भी चला जाए, कोई वो बता नहीं सकता वो चीज़। बट फंडामेंटली $100-120 चांदी के लिए बहुत ऊंचा रेट है। इसके बाद क्या होता है, फिर उसका इंडस्ट्रियल डिमांड कम होने लगता है, जो कोर उसका जो डिमांड ड्राइवर है, कि जो लोग भी जो है कि जो लोग सिल्वर को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आपका जो है सोलर पैनल में, दे विल स्टार्ट लुकिंग एट अदर मेटल्स, तो डिमांड डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो $100-120 बहुत ऊपर का लेवल है मेरे हिसाब से। उनको थोड़ा थोड़ा एवरेज करके निकलना चाहिए, या फिर जो है देखा नहीं, अभी जैसा जो पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद, तो दे शुड एक्चुअली थिंक ऑफ मूविंग सम मनी टू इक्विटीज़। तो जैसे आपने बोला कि डिमांड काफ़ी सिल्वर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, एक रीज़न ये था कि काफ़ी सारे बैंक्स एंड ऑल दे वर बाइंग, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की डिमांड थी। उसके अलावा काफ़ी लोग ये भी बोलते थे कि माइनिंग वगैरह में वहाँ से कम प्रोडक्शन भी कम हुआ है। तो और भी दूसरे फंडामेंटल फैक्टर्स क्या थे जिसने पुश किया सिल्वर के सर्च को? देखिए, इंटरेस्टिंगली सिल्वर को जो है ना एज अ मेटल जो है ना, 60% ऑफ द डिमांड इज इंडस्ट्रियल डिमांड, 40% ही जो है सेफ हावन डिमांड होती है। गोल्ड के केस में मोर देन 95% डिमांड जो होता है वो सेफ हावन डिमांड होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन गोल्ड का कम रहता है। सिल्वर में अगर आप एज ए कमोडिटी देखें तो लास्ट 4 साल में प्योर डिमांड सप्लाई डायनामिक्स में देखें तो एक्चुअली जो डेफिसिट था 2022 में करीब $250 मिलियन आउंस का डेफिसिट था, जो कि हर साल घट रहा था, और इस साल एक्सपेक्टेड था, दैट इज CY25 में एक्सपेक्टेड था कि इट वुड कम डाउन टू समवेयर अराउंड 110 मिलियन आउंसेस। तो डिमांड जो प्योर जो डेफिसिट है, डिमांड सप्लाई डेफिसिट है, वो कम हो रहा था। मगर ट्रिगर कहाँ पे आया सिल्वर में, जब चाइना जो है 70% ऑफ द रिफाइनिंग कैपेसिटी कंट्रोल करता है सिल्वर की, उसने लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट डाली। पहले इट वाज ओपन फॉर एनीवन टू एक्सपोर्ट सिल्वर आउट ऑफ चाइना, रिफाइंड सिल्वर आउट ऑफ चाइना। उन्होंने एक लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट डाला ताकि एक्टिविटी पे कंट्रोल किया जा सके या मॉनिटरिंग किया जा सके। बट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को जो है अलग तरीके से देखा गया, दैट दिस इज अगेन अ वेपनाइजेशन ऑफ सिल्वर टाइप ऑफ अ थिंग। हो सकता है कि वो जेन्युइन जो है जस्ट ट्रेड मॉनिटरिंग हो, और हो सकता है कि वो जो है वेपनाइजेशन भी हो, वी नेवर नो। बट अभी तक जो है कोई चाइना से एक्सपोर्ट में कोई नंबर ऐसा नहीं आया जो दिखाए कि जो है बहुत ड्रॉप हो गया है या कुछ है। तो वो जो है वो एक जो न्यूज़ फ्लो आया, उससे जो है सडनली दिसंबर से जो है चाइना में जो है बहुत, ये चांदी में बहुत जो है एकदम तेज़ी आ गई थी। और ये माइनिंग वाला चीज़ इतना नहीं था लाइक कि प्रोडक्शन वगैरह
माइनिंग वगैरह सी, सिल्वर का माइनिंग का जो है कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। सिल्वर खुद जो है एज अ नेचुरल रिसोर्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट बहुत कम परसेंटेज रहता है। वो जो है कॉपर के साथ और लेड के साथ माइनिंग में आता है। बीच में छोटा मोटा जो है माइंस बंद होती रहती हैं बिकॉज ऑफ समटाइम्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज, समटाइम्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, समटाइम्स बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। ये छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं, बट कोई माइनिंग रिलेटेड कोई ऐसा कोई बड़ा कोई इवेंट नहीं हो गया जो कि जो है इतना बड़ा जो है रैली ट्रिगर कर दे सिल्वर में। तो सर ये जो मतलब गोल्ड या फिर सिल्वर ETF होता है, इसमें और गोल्ड फंड ऑफ फंड्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए ये दोनों जो है इन्वेस्ट करने के एक जरिया है। गोल्ड ETF जो है जिनके पास डीमैट अकाउंट है और जिनको रियल टाइम प्राइस चाहिए, उसके सपोज मुझे 10 बजे ही बाय करना है, या गोल्ड जो है इंट्राडे मार्केट में जो है सपोज 2% नीचे आ गया है, मैंने बाय कर लिया, ये उन लोगों के लिए है जो कि जो है रियल टाइम मार्केट में रहते हैं और रियल टाइम बाइंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं। गोल्ड FOF जो है एक टिपिकल म्यूचुअल फंड की तरह है। आप उसमें अपना SIP भी कर सकते हो। आपका जो है जो डे एंड NAV है, कट ऑफ टाइम के पहले अगर आप आए तो डे एंड NAV पे आपको जो है यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी और रिडम्पशन भी आपको वैसे ही जो है T+2 पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें ये है कि आप कितना एक्टिव हो मार्केट में, आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपका ट्रेडिंग का कितना एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आप गोल्ड ETF ले सकते हो। नहीं तो जो है गोल्ड FOF भी दूसरा एक रिटेल के लिए जरिया है। और दोनों में से ट्रैकिंग किसकी बेटर है कंपैरेटिवली, और मतलब चार्जेस वगैरह के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो किसका बेटर रहेगा? देखिए जहाँ तक ट्रैकिंग एरर का बात है या जो है चार्जेस का बात है, दोनों का मोर और लेस सेम ही होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको म्यूचुअल फंड अगर आप FOF देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें जो है चार्ज ज़्यादा है, बट ETF में म्यूचुअल फंड एक्सपेंस आपको कम दिखेगा, बट उसमें आपका ब्रोकरेज भी ऐड हो जाता है, उसमें आपका STT भी ऐड हो जाता है। तो मोटा मोटी जो है दोनों का जो है एक्सपेंसेस सेम ही दिखता है, सेम ही बैठता है इन्वेस्टर के हाथ में। इसमें डिफरेंस जो है जो मैंने बताया कि जो है अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो, क्या 2% नीचे गया इंट्राडे में तो मैंने लेना है, तो वो आप कर सकते हो। या ETF में आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। FOF में आप वो नहीं कर सकते। FOF में आपका जो है कि पीस ऑफ माइंड प्रोडक्ट है कि जो मेरा जो है डे एंड की नैप पे मेरे को एलोकेशन हो जाएगा, मैं SIP चला दिया है मैंने 3 साल का या 5 साल का, हर महीने मेरा पैसा कटेगा यूनिट। तो सर LIC का ETF गोल्ड ETF भी है और FOF भी है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का AUM कितना रहेगा अभी? देखिए LIC गोल्ड ETF या गोल्ड FOF अगर देखें तो गोल्ड FOF में भी जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसे अल्टीमेटली जो है FOF करता क्या है, वो FOF भी जो है गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करता है वो पैसा। तो LIC FOF जो है फंड ऑफ फंड जो है गोल्ड ETF की होल्डिंग की यूनिट्स ही होल्ड करता है। बट बिकॉज आप अगर जो है अगर आप जो है मार्केट से नहीं खरीदना चाहते हो या आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप FOF रूट से भी आ सकते हो। तो जैसे कि मतलब अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो आई थिंक उसके लिए FOF बेटर है, और समवन हु वांट्स टू ट्रेड थोड़ा, तो फिर उसके लिए आई थिंक ETF बेटर है। देखिए अगेन आपने बहुत ब्यूटीफुली इसका डिफरेंस पॉइंट आउट किया है कि जो एक्टिव ट्रेडर है उसके लिए ETF बहुत अच्छा है, या जो बड़ा जो प्लेयर है 25 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ वालों के लिए ETF अच्छा है। जो 500,000 रुपए वाला जो है SIP करता है, या 10,000 रुपये या 5 लाख रुपए वाला जो SIP करता है, वो FOF रूट के थ्रू आए आराम से अपना जो है डे एंड का, जिसको मतलब हु इज़ हैप्पी विद डे एंड NAV ही कैन पार्टिसिपेट थ्रू FOF रूट। उसको ये नहीं है कि जो है इंट्राडे 2% फॉल हो गया तो आई टेक एडवांटेज ऑफ इट, या 2% ऊपर चला गया तो मैं बुक कर लूँ। वो जो एक्टिव ट्रेडर्स के लिए ETF है। FOF जो है FOF इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर सेवर्स, कि अपना आराम से आप जो है SIP कर सकते हो और मंथली SIP वीकली SIP कर सकते हो एंड बिल्ड अ कॉर्पस टुवर्ड्स वॉट एवर योर गोल इज, बेटे बेटी की शादी या वॉट एवर योर फाइनेंशियल प्लानिंग इज, उसको आप FOF के थ्रू यूज़ कर सकते हो। ओके सर, कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, तो रिसेंटली हमने यूनियन बजट देखा है, तो उसमें मुझे 2 चीज़ें पूछनी है। एक तो क्योंकि आप काफ़ी सारे इक्विटी फंड भी मैनेज करते हो, तो व्हाट्स योर व्यू ऑन द रिसेंट यूनियन बजट? और सेकंड क्वेश्चन ये था कि यू मैनेज एन आर्बिट्राज फंड ऑल्सो, और रिसेंटली FTD के ऊपर चार्जेस बढ़ाए हैं FM ने, तो उसके ऊपर आपका क्या व्यू है? देखिए हमारा बजट पे व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि इट्स अ कंटिन्यूटी बजट, स्टेबल बजट। लोगों को डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता है कि इनकम टैक्स में कुछ कट नहीं किया, या जो है कोई आम आदमी का ये जो है कोई बहुत नहीं है।
देखिए इसमें जो है लास्ट ईयर उन लोगों ने काफ़ी सारा जो है इनकम टैक्स कट कर दिया है, जीएसटी रैशनलाइज कर दिया है, तो उसका बेनिफिट ही अभी अक्रू होने में जो है आपको जो है लोगों को साल 2 साल लगेगा, राइट। तो अभी इस साल जो है कोई हमारा एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि जो है कुछ वो इस तरह का कुछ कंजम्पशन के लिए कुछ बड़ा करेंगे, और फोकस केपेक्स पे जहाँ पे कि होना भी चाहिए। जो केपेक्स उन्होंने जो बढ़ाया है, जो करीब 11% का जो केपेक्स बढ़ाया है या डिफेंस पे जो फोकस किया है, वो नीड ऑफ द आवर है। पीएलआईज जो उन्होंने जो है एक्सपांड करी हैं, या जो सर्विस सेक्टर के लिए जो उन लोगों ने काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि जो है जैसे ट्रैवल और टूरिज्म के लिए बहुत फोकस है, डेटा सेंटर्स के लिए उन्होंने जो कि डेटा सेंटर्स एआई के लिए जो है काफ़ी इंसेंटिव्स दे रहे हैं, टैक्स हॉलीडे दे दिया है सीधा 20 साल का। तो ये सारे बहुत अच्छे स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं, और हमारा ये मानना है कि ये जो है दिस इज़ अ गुड वेल बैलेंस्ड बजट। इसमें कोई नेगेटिव, बड़ा कोई नेगेटिव हमें तो नहीं दिखता है। इनफैक्ट हमें यही लगता है कि गिवन द एनवायरनमेंट दैट वी आर इन, जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी और डोमेस्टिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी, दिस इज़ अ गुड बजट। सेकेंड क्वेश्चन अबाउट द आर्बिट्राज फंड और देखिए एसटीटी जो बढ़ाया है 3%, गवर्नमेंट का इंटेंट में भी इसकी जो है वो स्पेकुलेशन को थोड़ा सा जो कम कर रहे हैं, कम करना चाहते होंगे, क्योंकि काफ़ी सारा इसके ऊपर जो रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं कि जो है 99% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी, तो उनको कुछ प्रोटेक्ट करना है। तो उसमें अब गवर्नमेंट इन इट्स विजडम हैज़ डन दैट, बट इसमें जो है जैसा आपने आर्बिट्राज का पूछा, आर्बिट्राज के रिटर्न्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है, करीब 30 से 50 बिप, मे बी 60 बिप तक भी जो है इम्पैक्ट आ सकता है आर्बिट्राज फंड के रिटर्न्स में। सर मेरा फाइनल क्वेश्चन कि करंट स्टेज में गोल्ड या सिल्वर में से मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बेटर रहेगा, कंसिडरिंग द वॉलिटिलिटी इन बोथ द एसेट्स? देखिए मेरा ये मानना है कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास शुड आउट परफॉर्म सिल्वर ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। गोल्ड में एक तो ये है कि वॉलिटिलिटी भी कम होता है, प्लस सेफ हावन अपील भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड ठीक है शॉर्ट टर्म में तो छोटा मोटा उतार चढ़ाव होता रहेगा गोल्ड में भी, देयर कैन बी वॉलिटिलिटी, बट फ्रॉम मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू गोल्ड कैन स्टिल बी कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल, एंड SIPs के थ्रू जो है डिसेंट, सिल्वर में गोल्ड में डेफिनेटली जो है डिसेंट रिटर्न्स आर स्टिल पॉसिबल फ्रॉम दीज लेवल, बट यू हैव टू बी पेशेंट। 5 साल 7 साल का व्यू लेके आप इन्वेस्ट करते हो, SIP करते हो, गोल्ड इज अ वेरी गुड, स्टिल अ वेरी गुड व्हीकल फॉर इन्वेस्टिंग। मतलब SIP इज बेटर देन डूइंग लंप सम एट दिस मोमेंट। SIPs में जो है ना, SIPs का अपना एडवांटेज है, जो कि आप गोल्ड में भी अगर आप करते हो तो आपका जो है कॉस्ट एवरेजिंग जो है वो, और वो भी स्पेशली एट दीज लेवल्स, कैन बी सिग्निफिकेंट बेनिफिट टू यू। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। काफ़ी मज़ा आया बात करके। आई थिंक बहुत सारी इंसाइट मिली इस कॉन्वर्जेसन से। हमारे यूज़र्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि क्रैश के बाद कैसे अप्रोच करना है गोल्ड एंड सिल्वर को, किस तरह से इन्वेस्ट करना है आने वाले टाइम में, मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you for having me, and I wish I was able to add some value to the viewers. Sure. Thank you. Thank you so much. Thank you so much everyone for watching. If you like this podcast, so do like the video and subscribe to the channel. And if you have any feedback, please mention it in the comments. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.